नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है पाप, जिसे लिखा है सुधा चौहान जी ने। हमारी आज की कहानी अत्यंत रोचक होने के साथ साथ बड़ी प्रेरणादायी भी है। कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बाजार के बीचों बीच स्थित रामलीला मैदान में दोस्तों के साथ रामलीला देख रहे मोहन ने कहा, भाइयों, मैं तो अब जा रहा हूँ। मैं ट्यूबवेल चलाकर आया हूँ। मेरा खेत भर गया होगा, इसलिए ट्यूबवेल बंद करना होगा, वरना बगल वाले खेत में पानी चला गया तो काफी नुकसान हो जाएगा। थोड़ी देर और रुकना यार, रामलीला खत्म होने वाली है। हम सब साथ ही चलेंगे। तुझे तेरे खेतों पर छोड़कर हम सब गांव आगे चले जाएंगे। मोहन के बगल में बैठे उसके दोस्त किशन ने उसे रोकने के लिए कहा। मोहन की जमीन सड़क से दूर थी जिस पर वह खेती करता था। सिंचाई के लिए उसने अपना ट्यूबवेल भी लगवा रखा था। बगल वाले खेत में पानी चला जाता तो उसका काफी नुकसान हो जाता, इसलिए वह किशन के रोकने पर भी रुका नहीं। एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में डंडा लेकर वह रामलीला से खेतों की ओर चल पड़ा। उस समय रात के लगभग 1 बज रहे थे। जिस रास्ते से वह जा रहा था उसके दोनों ओर ऊंचे ऊंचे सरपत खड़े थे, जिनमें झिंगुर अपनी पूरी ताकत से अपना राग अलाप रहे थे। कोई अगर पीछे से सिर पे टपली मारकर चला जाए तब भी पहचान में न आए। उस समय इतना घुप अंधेरा था। उस सुनसान रास्ते पर मोहन अपनी धुन में चला जा रहा था। मुख्य रास्ते से जैसे ही वह अपने खेत के रास्ते की ओर मुड़ा, अंधेरे में भी उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देखकर वह चौंक उठा। मोहन को लगा कि रास्ते में कोई जानवर लेटा है। उसने हाथ में ली लकड़ी को मजबूती से पकड़कर दूसरे हाथ में ली टॉर्च जलाई तो उसने जो दृश्य देखा उससे तो उसके छक्के छूट गए और वह तुरंत ही वापस रामलीला मैदान की ओर भाग चला। जितने समय में वह खेत के रास्ते तक पहुंचा था उसके 1/4 समय में ही वह रामलीला देख रहे अपने दोस्तों के बीच पहुंच गया था। लेकिन तब तक रामलीला खत्म हो चुकी थी, पर अभी तक उसके दोस्त किशन और सचिन रामलीला मैदान में ही उसे बैठे हुए मिल गए। मोहन को इस तरह भागकर आते देखकर दोनों हैरानी से उठ खड़े हुए। सचिन ने उससे हैरत से पूछा, क्या हुआ मोहन, तू इतनी जल्दी वापस क्यों आ गया? तुझे तो खेत में पानी बंद करना था ना, और इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? यार, डरने की ही बात है, मोहन ने हाफते हुए कहा। जल्दी चलो, मेरे खेत वाले रास्ते में एक औरत की लाश पड़ी है। मैंने अपनी आंखों से देखी है। उसके आसपास सियार घूम रहे हैं। तेरा दिमाग तो ठीक है, तू ये क्या बक रहा है? किसकी लाश हो सकती है? किशन ने हैरानी जताते हुए कहा। अब मुझे क्या पता किसकी लाश है, मोहन अभी भी हाफ रहा था। सचिन ने जल्दी से अपनी बुलेट स्टार्ट की और दोनों दोस्त पीछे बैठ गए। मोहन के खेत के रास्ते पर जहां लाश पड़ी थी वहां पहुंचते ही मोहन ने चिल्लाकर बुलेट रुकवाई। रुको रुको, यही वो लाश पड़ी है। जहां लाश पड़ी थी वहां पहुंचकर मोहन ने टॉर्च जलाई। वो लाश वहां नहीं थी, लाश गायब थी। लाश को वहां न देखकर मोहन तो हतप्रभ रह गया। हैरान होते हुए बोला, अरे, यहीं तो लाश पड़ी थी, इतनी देर में कहाँ चलेगी? यार मोहन, मैं तो तुझे बहादुर समझता था, पर तू तो बहुत डरपोक निकला। पता नहीं क्या देख लिया कि तुझे लगा लाश पड़ी है। जागते में सपना देखा है शायद। यहाँ कहाँ है लाश? सचिन की बात खत्म होते किशन ने भी कहा, भले आदमी, तुझे वहम हुआ है। कहाँ है यहाँ लाश? लाश होती तो इतनी देर में कहाँ चली जाती उठकर? सियार तो उठाकर ले जाते नहीं, घसीटने का भी यहाँ कोई निशान नहीं है। मोहन चकरा गया। कुछ तो गड़बड़ है, पर अब उसके पास ऐसा कोई सबूत भी तो नहीं था कि वह दोस्तों को विश्वास दिला देता कि उसने जो देखा था वही सच था। थोड़ी देर बातचीत करके सभी अपने अपने घर चले गए। मोहन ट्यूबवेल पर पड़ी चारपाई पर लेट गया। रात का चौथा पहर हो चुका था। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। बार बार उसकी आंखों के सामने उस लाश का ही दृश्य आ जा रहा था। इसी बीच मोहन की आंख लग गई। सुबह 10 बजे गांव के नुक्कड़ पर स्थित चाय की दुकान पर सचिन और किशन रात की बात याद करके मोहन की हंसी उड़ाने लगे। उसी बीच पता चला कि गांव के सहदेव काका के यहाँ कुछ हुआ है। तमाम लोग वहां इकट्ठे हैं। सचिन और किशन भी सहदेव काका के घर पहुंच गए। गांव के तमाम लोग वहां इकट्ठे हो गए थे। उनके बीच सहदेव काका मुंह लटकाए सिर पर हाथ रखे हुए बैठे थे।
पहुंचते ही सचिन ने सीधे से ही पूछ लिया, क्या हुआ काका, इस तरह मुंह लटकाकर क्यों बैठे हो? अरे हमारे मनोज की बहू रात को रामलीला देखने गई थी, अभी तक लौट कर नहीं आई है, उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। सचिन उनकी बात सुनकर सोच में पड़ गया। उसे तुरंत ही पिछली रात की बात याद आ गई। उसके मन में सीधा सवाल उठा कि कहीं मोहन की बात सच तो नहीं थी। थोड़ी देर में यह खबर एक दूसरे के मुंह से होते हुए पूरे कस्बे में फैल गई। काका से मामला जानकर सचिन और किशन सीधे मोहन के खेत पर जा पहुंचे। मोहन अभी भी खेत पर ही था। उसके पास पहुंचकर किशन बोला, यार मोहन, रात वाली बात पर अब मुझे विश्वास होता जा रहा है। शायद तू जो कह रहा था वो सच था। मुझे लगता है कि रात को किसी ने सहदेव काका की विधवा बहू लक्ष्मी की इज्जत लूटकर उसे मार डाला है। एक काम करते हैं, चलो ये बात सहदेव काका को बताते हैं, किशन बोला। मोहन ने भी किशन की हाँ में हाँ मिलाई। तब सचिन ने उन सबको चेताते हुए कहा, भाई देख लेना मोहन, कहीं यह बवाल अपने माथे पर ही न पड़ जाए। काका बहुत काई आदमी है, बिना कुछ समझे बूझे हम लोगों के सिर न आरोप मढ़ दे। नहीं यार सचिन, हम लोगों के अलावा और कोई ये बात जानता भी तो नहीं था, इसलिए ये बात हमें काका को जरूर बतानी चाहिए। मोहन ने दृढ़ता के साथ अपना निर्णय दोस्तों को बताया। वहां से तीनों उठकर काका के घर पहुंचे। उस समय सहदेव काका घर में अकेले ही थे। तभी मोहन ने रामलीला देखकर लौटते समय अपने खेत वाले रास्ते में जो लाश देखी थी, वह पूरी बात काका को बता दी। मोहन की बात सुनकर काका के तो जैसे होश ही उड़ गए। उनका शरीर ढीला पड़ गया। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिखाई देने लगी। काका को इस तरह परेशान देखकर उसे आश्वस्त करके सलाह देते हुए मोहन बोला, काका, मेरी मानो तो अभी थाने जाकर रात की पूरी बात बताकर लक्ष्मी भाभी के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करा दो। मोहन और उसके दोस्तों के सामने ही काका ने तुरंत कपड़े बदले और गांव के प्रधान को साथ लेकर सीधे थाने पहुंच गए। थाना प्रभारी को पूरी बात बताकर उन्होंने अपनी बहू लक्ष्मी के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जब थाना प्रभारी ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें किसी पर शक है, तो उन्हें बोला, जी साहब। किस पर शक है? थाना प्रभारी ने पूछा। मुझे अपने गांव के मोहन शर्मा पर शक है। काका ने पूरे आत्मविश्वास के साथ मोहन का नाम ले लिया था। काका के मुंह से मोहन का नाम सुनकर उसके साथ आया ग्राम प्रधान अवाक रह गया, पर वह कुछ बोल नहीं सका, क्योंकि वह जानता था कि इस समय थाना प्रभारी के सामने उसका कुछ बोलना ठीक भी नहीं है। थाने के बाहर आते ही ग्राम प्रधान ने मोहन का बचाव करते हुए कहा, क्यों सहदेव, तुमने मोहन का नाम क्यों लिया? वो लड़का तो इस तरह का नहीं है। नहीं नहीं प्रधान जी, मैं पागल थोड़ी हूँ जो किसी को गलत फंसा दूंगा। मनोज के मरने के बाद लक्ष्मी जब से विधवा हुई है, जब देखो तब मोहन उससे मिलने आता रहता था। उसके हिस्से के खेतों को जोतवाता था। कहीं बाहर जाना होता तो उसे साथ लेकर जाता था। हमारी बहू बेचारी भोली भाली थी, आखिर उसके जाल में फंसी गई। मोहन ने उसके साथ मनमानी करके कांटा निकाल फेंका। अब वह लाश देखने का नाटक कर रहा है। काका ने मोहन पर गंभीर आरोप लगाते हुए ग्राम प्रधान से कहा। रात 9 बजे पुलिस मोहन के घर पहुंची। पुलिस जीप के रुकते ही आसपास के लोग उत्सुकता से देखने लगे। एक पुलिस वाले ने जीप से उतरकर मोहन को दरवाजे के बाहर से आवाज लगाई, मोहन, ओ मोहन। पुलिस वाले की आवाज सुनकर मोहन बाहर आ गया। पुलिस वाले को देखकर बोला, क्या बात है साहब, चलो जीप में बैठो, पुलिस वाले ने रौब से कहा। डरा सहमा मोहन चुपचाप जीप में बैठ गया। जीप वापस थाने के लिए चल पड़ी। थोड़ी देर में यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि मोहन को पुलिस पकड़कर थाने ले गई है। मोहन और काका का बेटा मनोज पक्के दोस्त थे। एक दूसरे के बिना घड़ी भर नहीं रह सकते थे। मनोज की शादी को साल भर ही हुआ था कि एक दिन वह खेत में घास काट रहा था, तभी उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया। तमाम कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका था। एक अच्छा दोस्त होने की वजह से मनोज के मरने के बाद भी मोहन उसकी पत्नी लक्ष्मी के घर या खेतों के काम में मदद करने लगा। मोहन अकेले ही था। उसकी पत्नी किसी बात से नाराज होकर उसे पहले ही छोड़कर मायके चली गई थी। लक्ष्मी और मोहन की निकटता देखकर गांव वाले तरह तरह की बातें बनाते थे। लक्ष्मी के ससुर सहदेव काका को मोहन का लक्ष्मी के साथ कहीं आना जाना जरा भी पसंद नहीं था। इसलिए गांव वालों को यह मानने में जरा भी देर नहीं लगी थी कि लक्ष्मी की हत्या के पीछे मोहन का हाथ हो ही सकता है। इसीलिए काका ने मोहन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराकर उसे गिरफ्तार करा दिया था।
थाने लाकर मोहन से पूछताछ शुरू हुई। अगले दिन पुलिस ने मोहन को अदालत में पेश करके पूछताछ के लिए 8 दिनों के पुलिस रिमांड पर ले लिया। मोहन ने जहां लाश देखी थी, पुलिस मोहन को ले जाकर लगातार 3 दिनों तक लाश ढूंढती रही। पुलिस ने आसपास का एक एक कोना छान मारा, पर लाश का कुछ पता नहीं चला। चौथे दिन बगल के गांव के प्रधान ने पुलिस को फोन करके सूचना दी कि गांव के बाहर स्थित एक कुएं में किसी औरत की लाश पड़ी है। पुलिस तुरंत उस कुएं पर पहुंची और गांव वालों की मदद से लाश बाहर निकलवाई। लाश अब तक काफी हद तक सड़ चुकी थी। उसे बहुत तेज दुर्गंध आ रही थी। लाश का सिर इस तरह कुचल दिया गया था कि उसकी शिनाख्त नहीं की जा सकती थी। चूंकि 4 दिन पहले ही लक्ष्मी के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, इसलिए पुलिस को पूरा विश्वास था कि यह लाश उसी की होगी। इसलिए पुलिस ने लाश की शिनाख्त के लिए सहदेव काका को बुलवा लिया। लाश देखते ही काका सिसक सिसक कर रोने लगे। रोते हुए बोल रहे थे, बहू, तुमने भी मनोज की राह पकड़ ली, मुझे अकेला छोड़कर चली गई। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। थाना प्रभारी ने जोर से रो रहे सहदेव को सांत्वना दी। काका, धीरज रखो, अपराधी तो हमारे कब्जे में ही है, हम आपको न्याय दिलाकर रहेंगे। हाँ साहब, उस राक्षस को छोड़ना मत, उसने मेरे बुढ़ापे का सहारा छीन लिया, रोते रोते सहदेव ने कहा। गांव वाले सहदेव को संभालकर वापस ले आए। 8 दिनों का रिमांड समाप्त होने पर पुलिस ने मोहन को दोबारा कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मोहन ने लक्ष्मी के साथ दुष्कर्म करने और उसकी हत्या का अपराध स्वीकार कर लिया था। उसके दोस्तों ने उसकी जमानत के लिए काफी प्रयास किया, पर उस दुष्कर्म के साथ साथ हत्या का भी आरोप था उस पर, इसलिए निचली अदालत से उसकी जमानत नहीं हो सकी। 3 महीने में ही मोहन को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई थी। मोहन के अपराध स्वीकार करने के बाद उसके गांव में थू थू हो रही थी। लोगों का कहना था कि देखने में कैसा भोला भाला और भला आदमी लगता था मोहन, पर निकला कैसा नालायक। भाई जैसे दोस्त की पत्नी की इज्जत लूटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। उसकी पत्नी को लगता है पहले ही पता चल गया था कि यह आदमी ठीक नहीं है, इसीलिए वह उसे छोड़कर चली गई। गांव में लगभग रोज ही इस बात की चर्चा होती थी, पर किशन, सचिन और उसके अन्य दोस्तों के गले यह बात बिल्कुल नहीं उतर रही थी। पर मोहन ने थाने में ही नहीं, अदालत में भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया था, इसलिए सचिन के मन में थोड़ा शक जरूर हो रहा था। सचिन ने किशन से कहा, यार, बुरा ही सही, पर मोहन हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। दोस्ती की खातिर बस एक बार हम चलकर उससे मिल लेते हैं। अगले दिन दोनों दोस्त मोहन से मिलने के लिए जेल जा पहुंचे। जेल में मिलने की जो प्रक्रिया होती है, उसे पूरी करके दोनों मोहन से मिलने जेल के अंदर पहुंचे। अपने जिगरी दोस्त की हालत देखकर किशन और सचिन की आंखों में आंसू आ गए। दाहिने हाथ की हथेली से आंसू साफ करते हुए भर्राई आवाज में किशन ने बोला, ये सब क्या है मोहन? भाई किशन, मैं एकदम निर्दोष हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं कसम खाकर कह रहा हूँ कि इस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। ये कहते कहते मोहन तो फपक फपक कर रोने लगा। अरे, जब तूने कुछ किया ही नहीं था तो फिर थाने और अदालत में ये क्यों कहा कि लक्ष्मी के साथ तूने ही दुष्कर्म करके उसकी हत्या की है? सचिन ने बड़ी हैरानी से प्रश्न किया। पुलिस ने मुझे मार मार कर कहलवाया है कि मैंने ये अपराध किया है। थाना प्रभारी ने कहा कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मेरे सारे दोस्तों को पकड़कर जेल भिजवा देगा। मजबूरन मुझे वो सब कहना पड़ा जो पुलिस ने मुझसे कहने को कहा था, क्योंकि मैं तो पहले ही फंसा था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे दोस्तों भी मेरे अनकिए की सजा भुगते। तुम्हें बताओ कि ऐसे में मैं क्या करता? पुलिस की बात मानने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मोहन कुछ और कहता, जेल के सिपाही ने तभी आकर कहा, चलिए भाई, आप लोगों का मिलने का समय खत्म हो चुका है। दोस्त, तू धीरज रख, अगर तूने यह अपराध नहीं किया है तो मैं असलियत का पता लगा कर ही रहूंगा। चलते चलते किशन ने उसे आश्वस्त किया। मोहन दोनों मित्रों को तब तक ताकता रहा जब तक वे उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गए। सिपाही ने उसे घुड़कते हुए कहा, चलो अंदर। गांव में मोहन के निर्दोष होने की बात करने का अब कोई फायदा नहीं था, इसलिए दोनों दोस्त जिन्हें मोहन के निर्दोष होने के सबूत बड़ी गोपनीयता से खोजने शुरू किए, पर कोई कड़ी हाथ ही नहीं लग रही थी। इसी तरह धीरे धीरे 8 महीने का समय बीत गया। दूसरी ओर काका ने बेटे और पुत्र वधू की मौत के बाद गांव वालों से कहा था कि अब उसका गांव में है ही कौन,
इसलिए वह दुकानें, मकान और जमीन बेचकर हरिद्वार जाकर किसी आश्रम को सारा पैसा दान कर देगा और वहीं जब तक जीवित रहेगा रहकर भगवान के भजन करेगा। गांव में ऐसे तमाम लोग थे जो इस तरह के मौके की तलाश में रहते थे। इसलिए सहदेव काका की दुकानें, मकान और जमीनें अच्छे दामों में बिक गई। करोड़ों रुपए बैंक में जमा करके सहदेव एक दिन हरिद्वार जाने की बात कहकर हमेशा के लिए गांव छोड़कर चला गया। बहुत हाथ पैर मारने के बाद भी किशन और सचिन अपने दोस्त मोहन को निर्दोष साबित करने का सबूत खोज ही नहीं पा रहे थे। करते करते धीरे धीरे पूरा एक साल भी बीत गया। बरसात खत्म होते ही खेती के सारे काम निपटाकर किशन के बड़े भाई अतुल अपने दो दोस्तों के साथ मोटरसाइकिलों से चित्रकूट दर्शन के लिए निकले। रात होते होते ये सभी राजपुर जा पहुंचे। आराम करने के लिए ये लोग एक गांव के पंचायत घर में रुके। गांव वालों ने पंचायत घर में एक कमरा अतिथियों के लिए बनवा रखा था, क्योंकि चित्रकूट जाने वाले तीर्थयात्री अक्सर उस गांव में रात में आराम करने के लिए रुक जाते थे। अतुल जी भी दोस्तों के साथ पंचायत घर के उसी कमरे में जा ठहरे। अगले दिन सुबह उठकर हल्के हल्के उजाले में अतुल जी पंचायत घर के बरामदे में बैठे कुल्ला दातुन कर रहे थे। तभी अचानक उनकी नजर सिर पर पानी का घड़ा रखकर ले जाती एक औरत पर पड़ी। उनके मन में तुरंत एक सवाल उठा, लगता है इस औरत को पहले कहीं देखा है। उन्होंने उसे दोबारा देखने के लिए नजर उठाई, तब तक वह दूर निकल गई थी। अभी वह फिर पानी भरने आएगी तो उसे पहचान लूंगा, ये सोचकर अतुल जी वहीं बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद ही उसी तरह से वह औरत घड़ा लेकर फिर पानी भरने के लिए आई। अब अतुल जी ने उसे पहचान लिया। उसे जब पहचाना तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने खुद से ही कहा, अरे यह तो मनोज की पत्नी लक्ष्मी है। पर लक्ष्मी यहाँ कहाँ से आएगी, वो तो मर चुकी है। मोहन ने उसकी हत्या की बात खुद स्वीकार की है। उसकी लाश भी बगल के गांव के कुएं से बरामद हुई थी। अतुल जी सोच में पड़ गए कि कहीं वह जागते में सपना तो नहीं देख रहे हैं। उसके मन में भूकंप सा आ गया। शंका कुशंका के बादल उसके मन में घुमड़ने लगे। चित्रकूट के दर्शन करके वह गांव लौटे तो उन्होंने यह बात अपने छोटे भाई किशन को बताई। तब किशन ने अपने दोस्त सचिन को भी बताई। वे दोनों भी यह जानकर हैरान थे। अगर लक्ष्मी जीवित है तो फिर वह लाश किसकी थी, और अगर वह लाश किसी और की थी तो मोहन लक्ष्मी की हत्या करने के जुर्म में जेल में क्यों सड़ रहा है। यह बड़े बड़े सवाल उन दोनों के सामने आ खड़े हुए। वे दोनों अगले ही दिन उसी गांव पहुंच गए जिस गांव में अतुल ने लक्ष्मी को देखने की बात बताई थी। उस गांव में जाकर सचिन और किशन ने सारी सच्चाई का पता लगा ही लिया। सहदेव काका और लक्ष्मी उस गांव में नाम बदलकर पति पत्नी बनकर रह रहे थे। सहदेव ने पूरे गांव को बेवकूफ बना दिया था। लक्ष्मी की हत्या का कौतुक रचकर मोहन को तो फंसा ही दिया, साथ ही बड़ी होशियारी से पूरे गांव की सहानुभूति भी पा ली थी। बेटी समान पुत्र वधू से अवैध संबंध बनाकर अधेड़ सहदेव सबसे अधिक होशियार निकला था। किशन और सचिन अगले दिन गांव लौट आए। गांव में किसी को कुछ बताए बिना वे सीधे थाना पहुंचे और नए आए थाना प्रभारी हरदार सिंह से मिले। हरदार सिंह एक ईमानदार और सख्त पुलिस अधिकारी हैं। वह अपने कर्तव्य के प्रति काफी सजग माने जाते हैं। शिकायतकर्ता की बात ध्यान से सुनकर अपराधी को कानून का भान कराना उन्हें अच्छी तरह आता था। उन्होंने तुरंत दोनों से एक एप्लीकेशन लेकर सहदेव और लक्ष्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद अपनी एक टीम बनाई। फिर सहदेव और लक्ष्मी दोनों को गिरफ्तार करके थाना लाया गया। थाने लाकर दोनों से पूछताछ की गई तो बिना किसी हीले हवाले के दोनों ने ही अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसके बाद उन्होंने इस अपराध के पीछे की जो कहानी सुनाई उसे सुनकर तो सभी दंग रह गए। अवैध संबंध की इस कहानी ने रिश्तों को तो कलंकित किया ही, एक निर्दोष और रिश्तों के प्रति समर्पित आदमी की जिंदगी भी बर्बाद कर दी थी। जिंदगी के अमूल्य वर्षों को बर्बाद कर दिया था। सहदेव गांव का बहुत पुराना निवासी था। उसके पूर्वजों ने दूध बेचकर काफी पैसा कमाया था। अपनी कमाई का सही उपयोग करते हुए उसने गांव की काफी जमीनें खरीद ली थी। उसकी कुछ जमीन जीआईडीसी में चली गई थी, जिसका उसे अच्छा खासा मुआवजा भी मिला था। मुआवजे की रकम से अपनी सड़क के किनारे वाली जमीन पर उसने दुकानें और कमरे बनवाकर किराए पर उठा दिए थे। इस तरह किराए के रूप में उसे एक मोटी रकम मिल रही थी। बाकी बची जमीन पर वह खेती करवाकर आराम की जिंदगी जी रहा था। उसका एक ही बेटा था, मनोज। अचानक 4 साल पहले सहदेव की पत्नी की मौत हो गई तो बाप बेटे ही बचे।
सहदेव के घर रोटी बनाने वाला कोई नहीं था, इसलिए पत्नी की मौत के बाद उसने बेटे की शादी जल्दी ही कर डाली। पुत्र वधू के आने से दोनों को 2 जून की रोटी आराम से मिलने लगी। बाप बेटे की जिंदगी आराम से कटने लगी। मकानों और दुकानों का किराया तो आता ही था। खेती से भी ठीक ठाक आमदनी हो जाती थी। मनोज की पत्नी लक्ष्मी भी उसके हर काम में उसके साथ रहकर उसकी मदद करती थी। मनोज का सबसे अच्छा दोस्त था मोहन। हालांकि मोहन उससे 2-3 साल बड़ा था, पर दोनों में खूब पटती थी। दोनों ही खेती या घर के कामों में एक दूसरे की मदद भी करते थे। मोहन यारों का यार था, इसलिए उसके मनोज के अलावा भी कई दोस्त थे। उनमें किशन और सचिन खास दोस्त थे, जबकि मनोज की दोस्ती सिर्फ मोहन से ही थी। बाकी से उसकी राम राम भले ही हो जाती थी, पर साथ उठना बैठना कोई खास नहीं था। सब कुछ बढ़िया ही चल रहा था कि एक दिन अचानक मनोज को घास काटते समय जहरीले सांप ने क्या काटा कि उसकी मौत ही हो गई। मनोज की मौत के बाद लक्ष्मी का तो संसार ही उजड़ गया था। सहदेव का भी बुढ़ापे का सहारा छिन गया था। मनोज की मौत का उतना ही दुख मोहन को भी था, जितना लक्ष्मी और सहदेव को था। इसलिए उसकी मौत के बाद भी मोहन का मनोज के घर उसी तरह आना जाना बना रहा। पहले जिस तरह वह हर काम में मनोज की मदद करता था, उसी तरह उसकी मौत के बाद लक्ष्मी की मदद करता रहा। क्योंकि अब लक्ष्मी विधवा हो चुकी थी, दूसरे अभी वह एकदम जवान थी, इसलिए मोहन का उसके घर आना, उसकी मदद करना लोगों की आंखों में कांटे की तरह खटक रहा था। लक्ष्मी जवान भी थी और सुंदर भी, इसलिए गांव के हर लड़के की नजर उस पर थी। सहदेव को पता था कि लक्ष्मी अभी जवान है, इसलिए कभी भी उसका पैर फिसल सकता है। लक्ष्मी अब करोड़ों की मालकिन थी, क्योंकि सहदेव काका की सारी संपत्ति अब उसी की थी। काका नहीं चाहता था कि गांव का कोई शोहदा उसकी पुत्रवधू से संबंध बनाकर उसकी दौलत पर उसकी पुत्रवधू के साथ मौज करे। इसके लिए उसने बिना किसी शर्म संकोच के सीधे लक्ष्मी से बात की कि अगर वह उसकी बनकर रहेगी तो वह उसे रानी बनाकर रखेगा। उसकी सारी दौलत उसी की होगी। दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत थी। सहदेव के पास देह के साथ दौलत भी थी, इसलिए लक्ष्मी ने हामी भर दी थी। फिर क्या था, दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। इसका परिणाम यह निकला कि लक्ष्मी गर्भवती हो गई। ये एक तरह का पाप ही था जो लक्ष्मी की कोख में आ गया था। अगर यह पाप उजागर होता तो सहदेव गांव में ही नहीं, पूरी बिरादरी में मुंह दिखाने लायक न रहता। दोनों का जीना हराम हो जाता। इसलिए उन्होंने गांव छोड़कर कहीं ऐसी जगह जाकर रहने का निर्णय लिया जहां उन्हें कोई न जानता हो। इसके लिए उन्होंने ऐसी योजना बनाई जिसमें गांव का कोई आदमी उन पर शक न कर सके, कभी कोई उनकी तलाश भी न करे। इसके लिए लक्ष्मी ने दशहरा के दिन, जब गांव के लोग रामलीला मैदान में रामलीला देखने में मग्न थे, तभी गांव में कई दिनों से घूम रही एक पागल औरत की रात के समय जब वह सो रही थी, लोहे का भारी सरिया उठाकर उसके सिर पर कई वार कर दिए। इस वजह से तुरंत ही वह पागल औरत मर गई। चूंकि उनकी योजना में मोहन को फंसाना भी शामिल था, इसलिए लाश का चेहरा एक पत्थर से कुचलकर उसे मोहन के खेत की ओर जाने वाले रास्ते पर उन्होंने फेंक दिया। बगल के खेत में दोनों छिपकर मोहन के आने का इंतजार करने लगे। उन्हें मोहन की हर गतिविधि का पता था ही, इसलिए वे उसी हिसाब से अपना सारा काम कर रहे थे। आधी रात के बाद जब मोहन आया तो लाश देखकर वह दोस्तों को बुलाने उल्टे पैरों भागा। उसी बीच लक्ष्मी और सहदेव ने लाश उठाई और बगल के गांव में ले जाकर गांव के बाहर स्थित कुएं में डाल दी। लक्ष्मी वहां से सीधे फाफा मऊ में जाकर वहां एक धर्मशाला में ठहर गई। वह तब तक उस धर्मशाला में छिपी रही जब तक सहदेव ने उसके रहने की ठीक से व्यवस्था नहीं कर दी। समय पर लक्ष्मी ने एक मरी हुई बेटी को जन्म दिया। सहदेव के पास पैसा था ही, उसने खेती की कुछ जमीन भी खरीद ली थी। दोनों आराम से रहने लगे थे, पर उनका अपराध छिप नहीं सका और वे पकड़े गए। हर अपराध अपने पीछे कोई न कोई सबूत तो छोड़ ही जाता है। अपना कारनामा बताते हुए जहां लक्ष्मी जोर जोर से रोने लगी थी, वहीं सहदेव का सिर शर्म और ग्लानि से झुक गया था। सहदेव ने अपने अपराध को छिपाने का निशाना तो बहुत सही लगाया था, पर उसका निशाना चूक गया था और वह खुद अब जेल पहुंच गया। लक्ष्मी को भी जेल में भेज दिया गया था। पूछताछ के बाद निर्दोष मोहन को जेल से रिहा कर दिया गया। मोहन जैसे ही जेल से बाहर आया, दौड़कर उसने अपने दोनों दोस्तों को गले से लगा लिया। अपने दोस्तों की बदौलत ही वह अपने गांव में सिर उठाकर चलने योग्य हो गया था। मित्रों,
अभी आप सुन रहे थे सुधा चौहान जी की लिखी कहानी पाप। आखिर पाप कभी न कभी अपनी जुबान खोल ही देता है। आपको कहानी अगर अच्छी लगी है तो जरूर एक लाइक कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।